हेलो एवरीवन, ये जेनेटिक्स सीरीज का दूसरा वीडियो है। हम इसमें पढ़ेंगे मेंडल के बारे में और मेंडल ने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था उसके बारे में, और क्या रीजंस थे मेंडल के सक्सेस के, और क्या रीजन थे कि उन्होंने पी प्लांट सिलेक्ट किया था। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। जेनेटिक्स में अगर हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो आता है वो नाम आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स का। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल थे। उनका क्या नाम था, पूरा नाम? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जेनेटिक्स के लॉज दिए थे। इन्होंने 3 लॉज दिए थे। ठीक है, वो लॉज के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अगर हम मेंडल की बात करें तो इनका बर्थ जो हुआ था, मेंडल का बर्थ हुआ था 22 ऑफ जुलाई 1824 में। ठीक है, एंड इनकी डेथ जो हुई थी, डेथ ईयर जो था वो 1884। ठीक है बच्चों, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और क्या हुआ था कि इन्होंने जो वर्क किया था, जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स दिए थे, वो 16 ईयर आफ्टर देयर आफ्टर हिज डेथ वाज पब्लिश्ड। 16 ईयर्स, मेंडल की डेथ के 16 ईयर बाद उनका वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था फॉर सम ऑफ द साइंटिस्ट। 16 साल तक मेंडल ने अपने रूल्स दी, उसके 16 साल तक भी उनके जब वो जिंदा थे तब तो उनके रूल्स का किसी को पता नहीं चल पाया। इतना ज्यादा क्योंकि वो कुछ उसमें खामियां थी, इसकी वजह से मेंडल का रूल्स सब तक नहीं पहुंच पाए थे। और 16 साल के बाद, उनकी डेथ के 16 साल के बाद, मेंडल का जो काम है वापस से रिकॉग्नाइज हुआ था आफ्टर 16 ईयर, आफ्टर 16 years ऑफ हिज डेथ। तो कब हुआ होगा रिकॉग्नाइज इनका काम? 1900 में। किसने किया था इनका काम को रिकॉग्नाइज किया था? रिकॉग्नाइज बाय 3 साइंटिस्ट, बाय 3 साइंटिस्ट। Their name was Hugo de Vries, ह्यूगो डी व्रीज। दूसरे का नाम था कोरेंस एंड शर्मानी। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का जो वर्क है रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, बात करते हैं कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो था इतने सालों तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रीजंस फॉर नॉट रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। तो देखो रीजन क्या थे। मेंडल बेसिकली अगर मेंडल की बात करें तो वो एक चर्च में पादरी थे। ठीक है, और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पाइसम सटाइविन पे ऊपर किया था, गार्डन पी के ऊपर किया था, स्वीट पी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और वो उसी चर्च में रहते थे, वहीं पे काम करते थे, और पीछे वहां पे उसी चर्च में पीछे गार्डन था, उसी में अपना प्लांट्स के ऊपर काम करते थे। और बच्चों उन्होंने 6 सालों तक ये काम किया था। 6 साल तक ही वर्कड 6 years on pea plant, pea plant।
कितने सालों तक काम किया था इन्होंने, जिसको पी प्लांट को तुम पाइसम सटाइवम भी बोल सकते हो। तो 6 सालों तक इन्होंने पाइसम सटाइवम के ऊपर काम किया था, फिर अपने लॉज दिए थे, तो उन्हें इनको बोलते हैं जेनेटिक्स के लॉ, ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने लॉज दे दिए, अपनी एक बुक पब्लिश कर दी, ठीक है, इसके बाद इनकी डेथ हो गई, अभी भी इनके वर्क का कोई रिकॉग्निशन नहीं हुआ। इसके बाद इनकी डेथ के 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूगो डी वरीज, कोहेरेंस और टिशरमैन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, तीनों ने वापस से रिकॉग्नाइज किया था इनके वर्क को, ठीक है। तो रीजन अब हम बात करेंगे कि क्यों नहीं इनका वर्क जो था वो इतना रिकॉग्नाइज हुआ था जब इनकी डेथ नहीं हुई थी। तो उसमें से फर्स्ट रीजन ये था कि ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है, मतलब हम जैसे कि देख पा रहे हैं मेंडल का डेथ ईयर ये रहा, ठीक है, मेंडल का बर्थ ईयर तो 18। उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज्यादा मतलब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो नहीं था, और मतलब कोई भी न्यूज को छपने के लिए मतलब जो एक ट्रेडिशनल वे हम लोग फॉलो करते हैं मतलब तो वहाँ पे वही न्यूज़पेपर और वही न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता था चीज। उस टाइम पे क्या था कि लोकल न्यूज़पेपर होते थे, वहाँ पे पब्लिकेशन करवा सकते थे, और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होते थे। तो मेंडल ने क्या किया था कि लोकल में ही अपना जो वर्क है वो अपना पब्लिश करवाया था, इंटरनेशनल को पब्लिश नहीं करवाया था, इसलिए जो इनका वर्क था इतना इंटरनेशनली मतलब सबको नहीं पता पड़ पाया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रीजन लिख सकते हैं, वर्क नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली, वर्क नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली। तो बच्चों ये एक रीजन था कि जब पब्लिश ही नहीं होगा, लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं वर्क प्रॉपरली, तो कैसे ये रिकॉग्नाइज हो पाएगा। बात करते हैं दूसरे रीजन की, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। तो बायोलॉजी वालों को ये बात झेल नहीं रही थी कि एक मैथमेटिशियन हो करके वो बायोलॉजी के लॉस कैसे बता सकता है। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो ये या मतलब अपना स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि एक मैथमेटिशियन आकर के बायोलॉजी के लॉ देकर जाता है। और उस टाइम पे क्या था कि ये जो आपके डार्विन है ना, डार्विन के रूल्स बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में थे और बहुत ज्यादा माने जाते थे। तो डार्विन उस टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे इस वजह से, और मेंडल का लॉ जो था वो इतना ज्यादा लोगों को नहीं पता चल पाया। तो ये दूसरा रूल है, बायोलॉजिस्ट did not accept the Mendel's work। तो बायोलॉजिस्ट ने मेंडल का वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया था। बात करते हैं थर्ड रीजन क्या था। तो मेंडल उस टाइम पे क्या था कि इतने अच्छे से वो भी नहीं पता चल पाया था डीएनए के बारे में, नहीं पता था, तो कुछ भी जीन के बारे में नहीं पता था। तो मेंडल ऐसा बोलते थे, फैक्टर इज समथिंग, फैक्टर कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट होता है। फैक्टर क्या होता है, मतलब अभी हमें पता है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो जीन्स होते हैं, एक्चुअली वो जीन को ही फैक्टर बोल रहे थे। वो बोल रहे थे फैक्टर्स आर द डिस्क्रीट यूनिट। फैक्टर्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, बट फैक्टर उस टाइम पे नहीं पता था कि ये फैक्टर क्या है, ठीक है। फैक्टर ही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास आउट होता है, वो तो हमें बाद में पता चला जब तो थोड़ी सी चीजें एडवांस हो गई, माइक्रोस्कोप आ गया, तब हमें पता चला ये फैक्टर जो मेंडल बार बार बोल रहे थे वो एक्चुअली में क्या थे, जीन थे। तो उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, तो कुछ भी नहीं पता होने की वजह से मेंडल का जो मतलब वर्क था वो इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, ठीक है। 3 रीजंस हमने पढ़े। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जब मेंडल की डेथ के 16 ईयर बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज किया। तो फिर मेंडल के रूल्स को इतना सक्सेस कैसे मिला, है ना, क्या रीजंस थे कि रिकॉग्नाइज होने के बाद, वर्क को रिकॉग्नाइज होने के बाद मेंडल को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली।
तो अब हम रीजंस देखेंगे किसके लिए, फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं, रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे। तो इस पर फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, उन्होंने कैसे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। मेंडल हैव सिलेक्टेड द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सिलेक्टेड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब ये क्या है, अब ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है बच्चों वो कैरेक्टर्स जो हमको इजीली दिखाई देते हैं। जैसे प्लांट हाइट हो गया, प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर। तो अगर प्लांट ज्यादा लंबा होगा तो हमें दिखाई देगा, प्लांट अगर शॉर्ट होगा तो हमें दिखाई देगा। अब प्लांट का सपोज हमने शेप ले लिया, ठीक है, फ्लावर का कलर ले लिया, तो फ्लावर का कलर हमें दिखाई देगा कि वो पिंक कलर का है कि येलो कलर का है। तो इस तरीके से मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे। ठीक है, सो मतलब वो इजीली दिखाई दे और हमें डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो जाए कि कैसे मतलब जो कैरेक्टर्स है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास आउट हो रहे हैं और कैसे कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था, वन ऑफ द रीजन। एंड सेकेंड रीजन वाज, दूसरा रीजन मेंडल की सक्सेस का है, देखो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो 7 कैरेक्टर लिए थे, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। 7 कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से कैरेक्टर थे वो मैं आगे बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा रीजन दिया था लार्ज सैंपल साइज। जो मेंडल ने सैंपल लिया था, लेकिन कितने प्लांट्स के ऊपर काम किया था, मतलब जो उनका सैंपल साइज था वो लार्ज था। सैंपल साइज का मतलब है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें 10 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर एक रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम लोग 30,000 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उसका रिजल्ट देते हैं, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा रिजल्ट माना जाएगा, वो रिजल्ट माना जाएगा जहां पे हम लार्ज सैंपल साइज की बात करते हैं। तो मेंडल ने भी बहुत सारे पी प्लांट्स के ऊपर काम किया था, लार्ज सैंपल लिया था, इसलिए भी इनका सक्सेस का ये एक कारण बना। ठीक है, तो लार्ज सैंपल साइज हो गया। और इनका बच्चों डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा था। डेटा एनालिसिस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन। इफ ही इज अ मैथमेटिशियन तो ऑफ कोर्स उनका डेटा एनालिसिस तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने अच्छे से वो डेटा बनाया, जैसे इन्होंने बहुत सारे रेशियो दे 3:1:3 और 2:1:2, तो मतलब बहुत ही एग्जैक्ट डेटा एनालिसिस किया था और उसी हिसाब से रेशियो दिया था। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि ही वाज अ मैथमेटिशियन, तो डेटा तो अच्छा देना ही था। ठीक है, फिर नो यूज ऑफ लिंकेज, नो यूज ऑफ लिंकेज मतलब ये तो मैं मेंडल की किस्मत भी बोल सकते हैं कि वह जो भी प्लान्स इन्होंने चूज किए थे उनमें किसी में भी लिंकेज देखने को नहीं मिला। लिंकेज क्या होता है ये आगे आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। लिंकेज में बेसिकली क्या होता है, दो कैरेक्टर साथ में चले जाते हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर साथ में चले जाते हैं। डिटेल में हम लिंकेज आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, तो हमने यहाँ पे 4 रीजन पढ़ लिए हैं जो मेंडल के सक्सेस के थे। ठीक है, अब ये तो 4 रीजन हो गए। अब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर ही क्यों काम किया था? रीजन फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट, तो पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था? तो बच्चों पी प्लांट सिलेक्ट करने का फर्स्ट रीजन ये था कि ये तो पहली बात शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका। लाइफ स्पैन कैसा है इसका? शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब कि 3 to 4 वीक में क्या करता है, पूरा ग्रो कर जाता है, अपना सीड बीट दे देता है, फ्लावर दे देता है। ठीक है, पूरा मतलब अपना सीड दे देता है, पूरा इसका 3 to 4 वीक में पूरा इसको सीड मिल जाता है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन था, तो बार बार एक्सपेरिमेंट कर पाना इजी हो रहा था। ठीक है, इसलिए फर्स्ट रीजन तो ये था। सेकेंड रीजन क्या था कि इसमें सेल्फ क्रॉस और सेल्फ क्रॉस भी करवा सकते थे और
करवा सकते थे। मतलब इसमें दोनों तरीके का फर्टिलाइजेशन देख सकते थे हम लोग, सेल्फिंग भी करवा सकते थे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते थे। तो सो दिस इज द सेकेंड रीजन ऑफ मेंडल हैव टू सिलेक्टेड दिस पी प्लांट। एंड द थर्ड रीजन इज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब ये जो पी प्लांट था इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे। अब अगर हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। मैं आपको इसको साफ करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मेंडल ने कौन से वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, मेंडल हैव सिलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है तो अगर एक कैरेक्टर है तो उसमें एक कैरेक्टर उसका एक मतलब प्रोस्पेक्टिव डोमिनेंट होगा, दूसरा उसका प्रोस्पेक्टिव रेसेसिव होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर में क्या डोमिनेंट आ रहा है, डोमिनेंट होने पे क्या शो होगा एंड रेसेसिव होने पे क्या शो होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बाद कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे 7 कैरेक्टर्स की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग है ना, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कैरेक्टर दैट इज प्लांट हंट। प्लांट हंट अगर वो डोमिनेंट है तो डॉल होगा, और अगर डोमिनेंट नहीं है मतलब रेसेसिव है तो कैसा होगा, डॉर्फ होगा या फिर शॉर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, डॉर्फ होगा या फिर शॉर्ट बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो लिया था इन्होंने फ्लावर का लिया था, फ्लावर। दूसरा कैरेक्टर फ्लावर पोजीशन, एंड तीसरा क्या था, फ्लावर कलर। तो फ्लावर अगर एक्सिलरी आ रहा है, फ्लावर का पोजीशन एक्सिलरी भी हो सकता है, एक्सिलरी हो सकता है। अगर वो रेसेसिव है कैरेक्टर तो टर्मिनल होगा। और फ्लावर कलर अगर डोमिनेंट है तो पर्पल होगा, और अगर रेसेसिव है तो व्हाइट होगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं चौथे की, जिसमें आता है पॉड कलर एंड पॉड का शेप आएगा। ठीक है, जो पांचवा कैरेक्टर हो जाएगा। तो पॉड कलर की अगर हम बात करें तो पॉड कलर क्या डोमिनेट जो होगा वो ग्रीन होगा, पॉड कलर ग्रीन होगा अगर ये डोमिनेंट होगा, और अगर रेसेसिव होगा तो येलो होगा। और पॉड शेप की अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा, इन्फ्लेटेड होगा पॉड का शेप, और अगर रेसेसिव होगा तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीड शेप की। सीड शेप तो 2 तरीके का सीड शेप हो जाता, अगर डोमिनेंट होगा तो राउंड होगा, और अगर रेसेसिव होगा तो रिंकल्ड होगा। और अगर अब हम बात करते हैं 7th कैरेक्टर की, जो है सीड कलर। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा पॉड कलर का, तो इसमें जो डोमिनेंट होगा वो येलो होगा, और जो रेसेसिव होगा वो होगा ग्रीन। तो बच्चों ये 7 वो कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे। आपके कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 7 मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे
वो पूछ दिया जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन से वो 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे। फिर उन्हें उनमें से अगर कैरेक्टर्स बताए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर एज अ डोमिनेंट सिलेक्ट किया गया था, कौन सा कैरेक्टर एज अ रेसेसिव सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिर चौथा पॉइंट, और क्या रीजन था कि मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था। तो इसमें क्या था कि सीड, जो पी प्लांट के सीड होते हैं वो डोरमेंसी शो नहीं करते हैं, डू नॉट शो डोरमेंसी। डोरमेंसी पता है, डोरमेंसी का मतलब होता है कि ऐसा टाइम पीरियड कि जो पी प्लांट होता है वो डोरमेंसी शो नहीं करता है। इसका मतलब है कि एक बार पी प्लांट लगाया गया, ठीक है, उससे हमें क्या मिला, सीड मिल गया। सीड को हम तुरंत ही वापस से जर्मिनेट करवा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ इसका टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि अभी सीड एक बार अगर सीड का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, जैसे व्हीट में क्या होता है, एक बार क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, हमें सीड मिल गया, हम तुरंत की तुरंत अगर चाहे तो उसे वापस से जर्मिनेट नहीं करवा सकते, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर डॉर्मेंसी पीरियड होता है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उसका डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होगा तो वापस से हम उसको जर्मिनेट करवा पाते हैं। पर मटर में क्या होता है, मतलब पी प्लांट में क्या होता है कि जैसे ही हमको सीड मिला हम वापस से अगर चाहे तो उसे जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, इसलिए मेंडल ने इसको पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीड जो होती है डू नॉट शो डॉर्मेंसी, ठीक है। और जो नेक्स्ट और लास्ट रीजन है वो है कि नंबर ऑफ सीड्स जो है वो पी प्लांट में बहुत ज्यादा थे। सो दिस इज द लास्ट रीजन, नंबर ऑफ सीड्स आर मोर। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था, मेंडल का वर्क क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हुआ था काफी टाइम तक, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज हुआ था तो उसके क्या रीजन थे कि बहुत ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज हुआ, और क्या रीजन थे कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम आगे वाले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।